का संरक्षण। यहाँ देखिए आपका समझाना है, ज्यादा बताना नहीं है। कभी पूछा नहीं गया क्वेश्चन ये जल्दी, लेकिन आपका सतर्क रहना है भाई। इसका मतलब समझिए। देखिए अगर संसद या विधानमंडल की कोई कार्यवाही चल रही है और कोई व्यक्ति उसका प्रकाशन करता है, और प्रकाशन अक्षरशः तो सत्य नहीं है लेकिन सारतः सत्य है। अब अक्षरशः और सारता का क्या मतलब हुआ ये समझना है। अक्षरशः मतलब कि शब्दशः, और सारता मतलब उसका निचोड़ क्या निकला। जैसे कि दिन भर कार्यवाही चली और दिन भर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कौन सांसद गाली दे रहा है और कौन सांसद क्या, ये भी आपको बताया जाएगा 105 में। और वहाँ पूछा जाता है, वहाँ से भी उदाहरण अनुच्छेद 105 से देखिए बता दें। एक सांसद ने दूसरे सांसद का अपमान किया, संसद के अंदर किया, तो क्या मानहानि मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। लेकिन वही बात आकर संसद के बाहर रिपीट कर दे तो मानहानि मानी जाएगी। यानी कि संसद के अंदर खुली छूट है, आप कुछ भी करिए, लेकिन संसद के परिसर के बाहर आपका खुली छूट नहीं। बताया जाएगा, अभी पढ़ाना है। तो अगर कोई व्यक्ति संसद की कार्यवाही का या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही का प्रकाशन करता है, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वह सारता क्या है सच, तो वह उस प्रकाशन के लिए दोषी होगा कि नहीं? तो दोषी नहीं होगा, ये या दोषी नहीं होगा। लेकिन देखिए कभी कभी ये होता है कि अध्यक्ष या सभापति ये कहते हैं इसका प्रकाशन न किया जाए, या संसद चाहे तो गुप्त अपना बैठक कर सकती है, और गुप्त बैठक के प्रकाशन पर क्या लगा सकती है रोक। गुप्त बैठक होती है, मैं बता दूं। संसद चाहे तो क्या कर सकती है? गुप्त बैठक, और गुप्त सदन की कार्यवाही कोई जान नहीं पाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य का मामला था, तो अगर संसद चाहती तो गुप्त रूप से संसद की कार्यवाही चल सकती थी, और कहीं मीडिया में कोई उस समय आपका कह सकते हैं कि उल्लेख नहीं होता। बाद में भले संसद की अनुमति से क्या हो जाता उल्लेख, लेकिन इतना तामझाम के कारण ये संभावना तो बन ही गई थी कि कोई बड़ा कांड होने वाला है, तभी इतना जम्मू कश्मीर में क्या होता है तामझाम। तो अलग बात है आपका, यानी कि संरक्षण प्रदान किया गया। बस एक लाइन जानना है, इसके बाद आ जाइए 361 भी छोड़ सकते हैं। अब 362 पूछा जाता है, देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। यानी कि अब यहाँ से आपका इतिहास थोड़ा जानना है, और एक केस याद रखना है, एक केस, और वही केस पूछा जाता है, उसका दूसरा एंगल से भी पूछा जाता है। देखिए भाई, जब भारत आजाद हुआ तो आप भी जानते हैं कि तमाम समस्याएं एकीकरण में थी। यानी कि ऐसी दशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाई छल, बल और कल, यानी कि तीनों अपनाया। क्या क्या? छल, बल और कल अपनाया, और तीनों अपनाते हुए आपका तमाम रियासतों को और तमाम राज्यों को भारत में विलय किया। जब छल बल कल अपनाया जा रहा था तो लॉलीपॉप दिया गया इन लोगों को, और ये कहा गया कि आपको सालाना भारत की सरकार इतना पैसा देगी, आपको प्रिविलेज या विशेषाधिकार दिया जाएगा, और सब कुछ दिया गया। लेकिन समस्या ये आई कि जब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, गणतंत्र हमारा देश है, तो ये विशेषाधिकार क्यों? आप इस कारण से प्रिविलेज पाएंगे कि आप राजा महाराजा और रैयतों की संतान है, जमींदारों की। तो आपका इंदिरा गांधी ने इस विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, और जब समाप्त किया गया तो राजा महाराजा बौखला गए, और केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में
इस संशोधन को चैलेंज किया गया वही केस याद रखना है। माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ, केस लिख लीजिए भाई। इसका उपनाम पूछा जाता है माधव राव सिंधिया, मेरे पर भी लिख सकते हैं माधव राव सिंधिया वर्सेस भारत संघ। 1971 का मामला है, 1971 का मामला है। इस केस में उच्चतम, हाँ इसका उपनाम लिखिए, पूछा जाता है प्रिवी पर्सवाद। उपनाम लिख लीजिएगा प्रिवी पर्सवाद। उपनाम पूछ सकता है कि किस केस का उपनाम प्रिवी पर्सवाद है, यानी कि जो थैली दी जाती थी वही समाप्त की गई। दूसरा एंगल प्रिवी पर्सवाद लिख लिया ना। दूसरा एंगल इसमें जो पूछा जाता है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और वो भी लिखना है कि भारत में सॉवरेनिटी या संप्रभुता किसमें निहित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संप्रभुता को दो भागों में बांटा और ये कहा कि लीगल तौर पे विधिक रूप से संप्रभु हमारा संविधान है, लेकिन डेमोक्रेटिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से संप्रभु कौन है? जनता। यही आपका लिखिए, लोकतांत्रिक संप्रभुता जनता में निहित है। एक लाइन लिखिए, ये पूछ सकता है भाई, लोकतांत्रिक संप्रभुता जनता में निहित है, यानी कि डेमोक्रेटिक सॉवरेनिटी, लोकतांत्रिक संप्रभुता जनता में निहित है, जबकि विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना रहती है क्वेश्चन आने की। विधिक संप्रभुता किसमें निहित है? आपका स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आपका इधर से जो क्वेश्चन बनता है 363 छोड़ दीजिए, 363 ये भी छोड़ देना है, 364 भी, आपका 365 फिर बनता है 365। लिखिए भाई, एक लाइन लिखिए, 356 बताना उसकी पूर्ववर्ती शर्त है। लिखिए 365 पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद 356 यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, अभी बताना गई लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त कहाँ दी गई है? वह शर्त कहाँ है? 365। पर ऐसे लिखिए, अनुच्छेद 365 किसी राज्य में, पर दूसरी भाषा में लिखिए जो पूछ सकता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त 365 में दी गई है। 365 में दी गई अनुच्छेद 365 पूछ सकता है क्वेश्चन नया मॉडल में। देखिए इसमें क्या है, संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। देखिए समझिए इसको, अर्थात अगर संघ ने किसी राज्य को कोई निर्देश दिया और वह राज्य उस निर्देश का पालन नहीं करता या उसे लागू नहीं करता, तो ये अनुमान लगा लिया जाएगा कि संघ उस राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल तंत्र है, संवैधानिक तंत्र है, क्या हो गया है विफल। और उसके बाद किसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर 356। नहीं बताना है भाई, बता देंगे, देखते हैं कल बता देंगे उसको, राष्ट्रपति शासन ही बचा है। फिर एक बात देखिए, इसको एक लाइन बस लिखना, लिखवाते हैं। संघ राज्यों को निर्देश देता है, अगर राज्य उस निर्देश का पालन नहीं करते तो ये उपधारणा की जाएगी कि उस राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है
या संवैधानिक तंत्र है वह फेल हो गया है। और जैसे ही संवैधानिक तंत्र क्या हो, फेल हो, और 356 कारात्मक क्या करेंगे। जैसे कि आपका चलती समय सबसे विवादित राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य, और रोज लोग मांग कर रहे हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जाए। तो भाजपा कभी नहीं लगाएगी, क्योंकि भाजपा को इससे नुकसान हो जाएगा, और जो माहौल बनाई है भाजपा उसमें खलल पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब बस ये कहेगी ममता बनर्जी कि देखो दुर्भावना में हमें हमारी सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया दाढ़ी बाबा ने, और ऐसी दशा में हमें आप वोट दीजिए। करेगी नहीं, भले खूब अपराध हो, भले हजारों लोग क्या हो चुनाव के वेदी पर बलि चढ़ ही रहे हैं रोज और चढ़ जाए, लेकिन बर्खास्त नहीं होगी सरकार, क्योंकि अब कुछ दिन ही बचे हैं। तो ये लिखिए भाई, इसको बहुत महत्वपूर्ण है हमसे, एक लाइन ही लिखना। लिखिए, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में, माने प्रभावी माने लागू कराना, इम्पोर्ट, या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, असफलता का प्रभाव। देखिए प्रभाव एकला लिखिए क्या होगा। यह माना जाएगा कि उस राज्य का शासन, यह माना जाएगा कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। यह माना जाएगा कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। स्पष्ट शब्द लिखा, गहरे की भाषा लिखवाई जा रही है, अपने मन से नहीं। निचले लाइन देखिए, पूरा वाक्य नहीं लिखवा गया, लेकिन मुख्य जो आ सकता है लिखवा दिया है। 365 के बाद 366 से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है, और अगर आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन भी बाहर न जाए तो 10-12 परिभाषा रट्टा मार कर जाइएगा। मैं बता रहा हूँ इतनी परिभाषा कम से कम जो लिखवाया जाए पर अंडरलाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं अलग से। पहला क्वेश्चन, संविधान में डिफिनीशन क्लाज कौन है? परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 366। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं को देखना है, और परिभाषाएं 1, 2, 3 करके दी गई है। तो 366 के खंड 1 में इसको परिभाषित किया गया है एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि कृषि आय। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई, अवेयर एक्ट पर भी आपका अंडरलाइन कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। कृषि आय। इसके बाद आपका एंग्लो इंडियन की परिभाषा 366 के खंड 2 में दी गई है। 366 के खंड 2 में आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय 366 का खंड 3 महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद को परिभाषित किया गया है। ये आपका पूछ सकता है नया क्वेश्चन कि अनुच्छेद को या आर्टिकल को संविधान में कहाँ परिभाषित किया गया है? तो 366 के किस क्लास में? 3। इसी के साथ यही बेयरक पर कोरिलेट कर लेना है। आपका कोरिलेट सेक्शन को करना है
कि धारा को या सेक्शन को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आईपीसी की धारा 50, इसको कोरिलेट कर लीजिए तो डायरेक्ट पड़े। धारा को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आईपीसी की धारा में 50। एक साथ पढ़िएगा। 366 का कौन सा क्लास? 3। और आईपीसी की कौन सी धारा? 50। देखिए इसके बाद आपका जो पूछ सकता है, टेन आ जाइए। ला इन फोर्स यानी कि विद्यमान विधि, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है। ला इन फोर्स यानी कि अनुच्छेद 366 के खंड 10 में ला इन फोर्स या विद्यमान विधि को परिभाषित किया गया है। अगला ये आपका 366 एले में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय, अनुच्छेद 366 का क्लास 11 में क्या परिभाषित किया गया है? फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय। तो बताइए तो संघीय न्यायालय किस कानून के तहत भारत में गठित हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1900। संघीय न्यायालय भारत में कब तक चला? देखिए भाई आपका तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के पूर्व तक वही तो कोर्ट चला। हाँ तो संघीय अलग से लिखिए। संघीय न्यायालय भारत में 27 जनवरी 1950 तक काम किया। लिखिए संघीय न्यायालय, पूछ सकता है ये भी, संघीय न्यायालय भारत में 27 जनवरी 1950 तक काम किया। देखिए गलती कहाँ होती है, लोग समझते हैं कि 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को गठित न होकर 28 जनवरी को हुआ। उसको लिखिए अलग। ये हो गया ना। फेडरल कोर्ट कब तक रहा? 27 जनवरी 1950। एक और बार लिखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ये 3-4 बार क्वेश्चन आता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको हर हाल में अंडरलाइन करिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, गलत ना हो, मैं जाकर रट्टा मारिएगा। किस तारीख को? फिर एक बार हम बता दें, 28 जनवरी 1950। अगली परिभाषा आ जाइए। गुड की परिभाषा दी गई है 366 12 में। 366 के क्लास 12 में गुड या वस्तु की परिभाषा दी गई है। इसके बाद आपका 12 एक पूछ सकता है। यहाँ से ये क्वेश्चन नए जो संशोधन है, कम से कम उसको याद रखिए। अनुच्छेद 366 का क्लास 12A माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ जीएसटी कहा जाता है भाई, जीएसटी सही कर रहे हैं। अब लोग कुछ दिमाग लगा रहे हैं। अब 2-4 दिन बाद जब आ जाएगा नया साल और लोगों का दिमाग क्या होगा, तेज चलने लगेगा और पैसा आते आते उड़ान हवा में उठने लगेगा। भाई आपका थोड़ा बहुत तेजी तो लानी ही पड़ेगी। देखिए भाई जीएसटी माल और सेवा कर की परिभाषा अनुच्छेद 366 की क्लास 12A में दी गई है। कैपिटल ए लिखिएगा 12A, ये भी पूछ सकता है नया क्वेश्चन। अगला देखिए। इसके बाद आपका उच्च न्यायालय 366 के क्लास 14। 366 के कौन से क्लास? 14 में उच्च न्यायालय दिया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आपका है 366 का खंड 18। एक अंडरलाइन करते रहे डायरेक्ट पर भी। 366 का खंड 18 आपात की उद्घोषणा, मैं बता चुका हूँ। देखिए आपात की उद्घोषणा परिभाषित है 366 का क्लास 18
एक क्वेश्चन आ सकता है, आईएएस में भी आ चुका है प्री में। इमरजेंसी की उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ? एक लाइन लिखिए इसको। अनुच्छेद 352 के क्लास 1 के तहत, अलग से लिख लीजिए, लिखेंगे तो अनुच्छेद 352 के क्लास 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा। अनुच्छेद 352 के तहत, क्लास 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को ही आपात उद्घोषणा कहा जाता है। एक क्वेश्चन आईएएस में भी आ गया है और अंडरलाइन कर दे। 356 नहीं आपात, 360 नहीं, बल्कि कौन वाला, केवल और केवल 352 का क्लास 1। ये बताया गया था भाई, आपात में भी लिखवाया गया था। अगला देखिए, इसके बाद आपका जो पूछ सकता है, लिखिए आगे। हाँ, 366 का क्लास 24, एससी या अनुसूचित जातियों की परिभाषा दी गई। लिखिए 366, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। 366 का क्लास 24 मिलाने के लिए आ सकता है। एससी की परिभाषा अर्थात अनुसूचित जाति की परिभाषा। 366 का क्लास 25 एसटी की परिभाषा अर्थात अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, बस मिलाने के लिए आ सकता है। इसकी परिभाषा अनुसूचित जनजाति, ये बताया जा चुका है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि धारा अनुच्छेद 366 26A लिखिए। सेवाओं की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 366 26A में। इसके बाद पूछा जाएगा अनुच्छेद 366 26C, नया है, ये बन सकता है। 26C सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग को कहाँ परिभाषित किया गया है, बन सकता है क्वेश्चन। देखिए सामाजिक, बिहार में बना भी था ऐसा क्वेश्चन, 340 अनुच्छेद से बना था, तो बन सकता है। 366 अनुच्छेद 366 का खंड 26C, यानी कि ग लिखा होगा हिंदी में, सी लिखिए। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, सोशल और आपका एजुकेशनल रूप से पिछड़ा वर्ग। ये पूछ सकता है कि कब जोड़ा गया भाई? 102वां संविधान संशोधन, लिख लीजिए 102वां। जीएसटी पूछा गया था, तो जहां जहां जीएसटी हो 101वां मार दीजिएगा। जीएसटी 101वां कहीं लिख लीजिए, आगे बताया जाएगा। 101वां संविधान जीएसटी, हाँ 101, और ये आपका 102 है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कहाँ? 102। इसके बाद लिखिए 366 29A पूछ सकता है। माल के क्रय या विक्रय पर कर, चांस कम है। 366 29A, माल के क्रय या विक्रय पर टैक्स या कर। देखिए भाई, अब आप चाहते हैं कि गलत ना हो तो ये रट्टा मारकर जाना पड़ेगा, जाकर घर पे रटना है, और कोई उपाय नहीं। अगला ये भाई आगे देखा जाए, आपका अध्याय 20 निकाल दिया, जहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है भाई, अब उनका माफिया तब भाई लिखवा भी जा, समझा दिया। देखिए अध्याय 20 लिख लीजिए, तो हेडिंग लिख लीजिए, समझाते भी रहा जाए और उसको लिखवाते भी रहा जाए। एक क्वेश्चन पूरा चांस रहता है यहाँ से भी बने, चाहे यूपी जे हो या कहीं की परीक्षा हो, पूरा 99% इस चैप्टर से रहता है। तो सबसे पहले हमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन निकालने हैं और जो कंपटीशन में आते रहते हैं।
और उसके बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं बता दूं। देखिए भाई, भाग 20 संविधान का भाग 20 संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केवल एक ही अनुच्छेद है आपका 368। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो कौन सा भाग आप बताएंगे? 20 वाला क्वेश्चन। इस संविधान का संशोधन आपका काम किस अनुच्छेद में दिया गया है, वो 368 368। अगला क्वेश्चन कि भारत में जो संविधान का संशोधन किया जाएगा वह कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है, उस पर लिखिए। न याद हो तो लिखिए दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है ये भी पूछा जा चुका है। आपात भाई जर्मनी से बताया गया। और एक लोग पूछ रहे थे संसद कहाँ से ली गई है, फोन करते। ये भी जमना है तो क्या पढ़ने से फायदा? सदन कहाँ से लिया गया, संसद कहाँ से लिया? ये तो भाई आपका संसद की जननी आपका कौन है? इंग्लैंड, वहीं से तो सब लिया गया। 75% 25% तो इधर उधर है, और क्या? देखिए दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद आपका देखिए ध्यान से भाई, क्या क्या पूछा जाता है कि संविधान का संशोधन का मतलब क्या? ये पहला क्वेश्चन। तो संविधान का संशोधन ये इंटरव्यू में आया है, तो जो फेयर एक्ट में शब्द लिखे गए हैं वही शब्द आपको बताना है। और देखिए फेयर एक्ट में क्या लिखा है आपका, संविधान का संशोधन का मतलब कि किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन। परिवर्तन माने कुछ ऐड करना, परिवर्तन है ना? हाँ, परिवर्तन माने ऐड करना, कुछ आपका जोड़ देना ना, तो लिख लीजिए। परिवर्तन माने क्या? परिवर्तन मतलब कुछ चेंज करना, बदलाव लाना। और निरसन मतलब कि संविधान से कुछ बातें क्या करना। अब समस्या ये है कि क्या संसद बात न करिए। समस्या ये है कि क्या संसद पूरे संविधान को निश्चित कर सकती है? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। तो ये आपको बताया जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिए भाई, पहले सामान्य बातें तो हो जाए। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? देखिए अनुच्छेद 368 में अब तक कुल 4 बार संशोधन हो चुका है। 4 बार पूछ सकता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 में अब तक कुल कितनी बार अमेंड हो चुका है, तो कितना मारेंगे? 4। चारों यहाँ लिख लीजिए, तो हो सकता है पूछ ले। 7वां, 24वां, 42वां, 101वां, 101। 7वां शॉर्टकट में लिखिए, आगे बताया जाएगा क्या हुआ। 7वां लिख लिए, 24वां 24, फिर आपका 42 शॉर्टकट में लिखिए भाई, इतना हो सकता है, डिटेल में ना लिखिए। इसके बाद 101। चलिए इसमें बताइए, तो इसमें आपका बिहार बना भी था कि सबसे व्यापक संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, और इसी को मिनी संविधान कहते हैं। बिहार का भी क्वेश्चन चलते रहिए, बताया जाएगा संशोधन। थोड़ा कल एक दिन में खत्म नहीं होगा चैप्टर, कल तक पूरा ले लेगा, वो भी थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे तब, क्योंकि तो इतना इसमें टेक्निकल बातें हैं 368 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद 300। अभी सामान्य बातें वही चल रही हैं, कोई शुरू नहीं हुआ अभी। सामान्य बातें 10-15 लाइन लिखवाई जाएगी, इसको रट्टा मार कर जाना, इसमें समझना नहीं है। इसको क्या करना है परीक्षा के लिए, रट्टा करना है। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया दी गई?
तो अनुच्छेद 368 में कितनी प्रक्रिया है? 2। नहीं भाई, कहाँ होगा? यही तो लिखवाना है। लिखिए उसको भी लिखवाते हैं। अनुच्छेद 368 में, ये फिजिक्स में आ चुका है क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की 2 प्रक्रिया दी गई है। लेकिन संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। एक तरीका नहीं है इसमें, क्योंकि उसका कोई महत्व ही नहीं। ठीक है, लेकिन संविधान, इसको रट जाइएगा, बताया जाएगा, ये नहीं कि समझाएंगे नहीं। लेकिन संविधान में संशोधन आपका 3 तरीके से हो सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है कि शक्ति दी गई है कि दोनों? ये यूपीजे का मॉडल है। तो क्या दिया गया है? दोनों। लिखिए अनुच्छेद, इस अनुच्छेद लिखिए, मैं चल ही रहा हूँ। इस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया तथा शक्ति दोनों दी गई है। ये लिखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो शक्ति शब्द है, कि संसद की शक्ति होगी, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका 24वां, लिखिए भाई, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम बताया जाएगा। अगर इतिहास एक बताना पड़ेगा, आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शक्ति शब्द जोड़ा गया, पावर जोड़ा गया भाई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में संशोधन के लिए क्या ज्वाइंट मीटिंग या अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक संसद की हो सकती है कि नहीं? ये भी यूपीए में आ चुका है, होगी कि नहीं? लिखिए नहीं होगी। लिखिए संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग ही क्या करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्या भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके संविधान में संशोधन कर सकता है? नहीं, बताइए। नहीं कर सकता, इतना पावर थोड़े है। कानून बनाएंगे कि संविधान में संशोधन का पावर है? थोड़े। कानून में संशोधन कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी जारी नहीं। लिखिए तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अध्यादेश जारी करके संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, रट कर जाना है। केवल साधारण कानून के लिए अध्यादेश है, संविधान में संशोधन के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन विधेयक, देखिए कैसे बनता है मॉडल।
राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि नहीं? कई लोग कहेंगे लौटा सकता है, ये साधारण विधेयक नहीं है कि लौटा सकता है। अनुच्छेद 111 थोड़े चल रहा है कि लौटा सकता है। संविधान संशोधन है, कौन सा अनुच्छेद? 178। नियम थोड़ा अलग चलेगा। देखिए, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य, नानुकुर नहीं करेंगे, नहीं लौटाएंगे। अभी उसको लिखवाया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, इसी पर इसी लाइन में लिखना, लिख लीजिए तब कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया था। तो वह संविधान संशोधन भी पूछा जाता है। 24 लिखिए, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन के लिए बाध्य कर दिया गया। नहीं, संविधान में संशोधन विधेयक पर, ऐसे लिखिए, संविधान के संशोधन विधेयक, क्योंकि जब तक साइन न हो जाए विधेयक रहेगा। संविधान के संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब आइए पहले 3 तरीका देखिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि अब कंसेप्चुअल आएगा कि अनुच्छेद 368 में संशोधन हो सकता है, यानी कि संविधान के संशोधन वाले अनुच्छेद में क्या कर दिया जाए, संशोधन। और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि अनुच्छेद 368 में कैसे संशोधन होगा। इसके लिए भाई अब तीनों संशोधन पहले बताने पड़ेंगे, तब आपका ये मामला चलेगा। देखिए भाई, सामान्यतः कितने प्रकार से संशोधन संविधान में हो सकता है? 3 भाई। सामान्यतः 368 से बाहर जाइए, उसके बाद आ जाएगा। एक साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से क्या हो सकता है वो बताया जाएगा आगे डिटेल में। दूसरा, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि ऊपर आपका सदन का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का कितना, और साधारण मतलब कि आधा से 1 या और विशेष मतलब 2। ये तीसरा पॉइंट आपको समझना है। संसद का 2/3 बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन। आधे से कम नहीं, आधे से अधिक भी नहीं। अगर आधा भी राजी हो जाए, यानी कि सभी राज्यों में से कम कितना, आधा, तो काम चल जाए। अब जीएसटी वाला मामला किसमें आएगा बताइए तो भाई, जीएसटी वाला मामला किसमें आएगा? पहले में कि दूसरे में कि तीसरे? तीसरे में आएगा। याद रखिए, और आपका अनुच्छेद लिखा भी आज 368 में बताया जाएगा। अभी अनुच्छेद नहीं शुरू हुआ। अब देखिए, आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो देखा जाए। आपका ये बनता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि अनुच्छेद 368 में संशोधन कैसे किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन क्या है, पहले दे देगा संसद के साधारण बहुमत, दे देगा संसद के बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, फिर दे देगा विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का क्या,
अनुसमर्थन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे कठिन है और इसी पॉइंट के तहत आपका अनुच्छेद 368 में भी संशोधन हो। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करना है तो विशेष बहुमत नहीं, साधारण नहीं, बल्कि सदन का 2/3 और अगर 30 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्य अपने अपने विधानसभा में उस संशोधन को क्या करें, पास। जीएसटी में भी यही हुआ, संसद ने पास किया तो अभी राष्ट्रपति के पास भेजा नहीं जाएगा। कब भेजा जाएगा? जब कम से कम आपका अगर 30 राज्य है तो कितना राज्य मैंने अपने सदन में पास कर दें? 15। आधा से कम नहीं, कम से कम आधा। अब यही पूछा, आधा से अधिक, आधा से कम, आधा। तो आधा से अधिक कम नहीं, कम से कम कितना? आधा। आधा से कम बेसी नहीं, बेसी पास कर दें, ठीक है, कम पर भी नहीं काम चलेगा। ये आपका कब ये नियम लागू होगा और भी प्रावधान है, लेकिन जीएसटी वाला भी इसी में जोड़ा गया है और जीएसटी भी ऐसे ही आपका संशोधन हुआ। तो लिख लीजिए भाई, अनुच्छेद 368 में संशोधन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अनुच्छेद 368 में संशोधन, संसद का विशेष बहुमत, यही बात ये रट कर जाइएगा, संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों, संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से होगा। अब आइए जो अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान में किस प्रावधान में संसद संशोधन नहीं कर सकती? भाई मूल अधिकार में कर सकते हैं कि नहीं? बताइए तो आप लोग। नए लोग के तो बस की बात नहीं है, सब पुराने लोग तो बताइए। मूल अधिकार में कर सकते हैं, नीति दे सकता और देश क्या में देखिए, फिर एक बात समझिए ना, संविधान के किसी भी प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है सिवाय मूलभूत ढांचा। जब भी आए एक शब्द याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये तो बताया जाएगा, इसी में आ जाएगा। फिर एक बात देखिए भाई, फिर एक बार इस वाक्य को समझिए, आसान नहीं है, मैं फिर बता। संविधान ही परिवर्तित हो रहा है, इतना आसान थोड़े है। आप छोटी छोटी बातों को पहले बताया जा रहा है, उसके बाद अभी एक दिन और लगेगा। फिर एक बात देखिए, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार रखती, लेकिन जैसे ही लेकिन लगता है तो कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, आधारिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। अब ये आया कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ ये लिखा है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये संविधान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या की, उत्पत्ति। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल कैसे बनता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? कहीं नहीं। तो इसकी उत्पत्ति किस केस में हुई? केस में पूछा है, केशवानंद भारती। और सबसे बड़ी पीठ अब तक की किसमें बनी है? केशवानंद भारती। कितने की? 13। बता जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप अगर पूछे कि संसद संविधान में कहाँ संशोधन नहीं कर सकती, तो आपका मूलभूत ढांचा ये बताया जाएगा, मूलभूत ढांचा। अगला ये भाई देखा जाए, सबसे विवादित जो आपका रहा है
वह मूल अधिकारों में संतुष्ट, यानी कि सबसे जो विवादित अब तक के इतिहास में रहा है वह पॉइंट रहा है कि फंडामेंटल राइट में क्या एमेंड। इसके लिए कम से कम 7 केस रट्टा मारना है, जज के साथ और अल्पमत में निर्णय के साथ। तो कल बताया जाएगा, कल शुरू कर देंगे। हमसे सामान्य बातें ज़्यादा हो गई। एक बात बची है संशोधन के प्रकार, तो दृश्य और अदृश्य ये बता देंगे, तब हम फिर आपका और साथ